नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और सबसे बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज बहस होगी उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव को लेकर। 7 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव संपन्न हुआ। सबका दावा यह है कि इस बार विजेता वही होंगे, लेकिन हमारा सवाल यह है कि दिवाली से पहले की दिवाली किसकी होगी और दिवाला किसका निकलेगा, क्योंकि दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों में कितनी हकीकत है ये नतीजे बताएंगे। नतीजे कब आएंगे? 10 तारीख को। तो बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है, इंतजार तो कम है, लेकिन जब इंतजार की घड़ियां और करीब आती जाएंगी तो दिल की धड़कनें भी इन पॉलिटिकल पार्टीज की बढ़ रही होंगी। वो इसलिए क्योंकि उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, किसने जो फॉर्मूला इस बार अपनाया, वो किसका फॉर्मूला इस बार कारगर साबित हो रहा है। क्योंकि पिछले उपचुनाव से लेकर अब तक ये जो उपचुनाव हो रहा है उसमें सबके एक्सपेरिमेंट ही तो देख रहे हैं, और हर चुनाव में एक नया तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस बार भी वही एक्सपेरिमेंट का सिलसिला देखने को मिला। किसी ने पर्दे के पीछे बैठकर राजनीति की तो कोई पर्दे के सामने आकर राजनीति करता हुआ नजर आया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। नौगावा सादत, बांगरमऊ, मल्हानी सीट पर वोटिंग हुई है। देवरिया सदर, बुलंदशहर सदर, टूंडला सीट पर वोटिंग हुई। घाटमपुर सीट के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। उपचुनाव की 7 सीटों पर 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी, जिनमें 6 सीटों पर दोबारा जीतना बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। माफ कीजिएगा, 7 सीटें रहीं, जिसमें से एक मल्हानी समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके अलावा देखिए बांगरमऊ की अगर बात करें तो कुलदीप सेंगर भी बाद में बीजेपी के पास में, इसलिए ये आंकड़ा भी बीजेपी के पास में चला गया, इसलिए ये आंकड़ा बीजेपी का 6 हो गया, वरना उससे पहले ये आंकड़ा 5 तक था। क्योंकि कुलदीप सेंगर बीजेपी में आए तो वो सीट भी उनके खाते में जुड़ गई। खैर, देखिए अभी की अगर बात करते हैं तो 7 विधानसभा सीटों पर ये जो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव के मैदान से अखिलेश यादव दूर नजर आए, मायावती दूर नजर आई, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सब लोग एकदम शिथिल पड़े हुए थे। सबकी ओर प्रयास तो किए जा रहे थे। अब देखिए, राजनीति अगर उत्तर प्रदेश की जो लोग समझते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे दाव पेच निकल कर आते हैं राजनीति के, जिनको समझना कई बार समझदारों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी आसान भी नहीं है, और जो समझ जाए वो सबसे बड़ा समझदार होता है। हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता है, और वही सिलसिला हमने इस बार देखा भी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामने आकर विपक्ष को घेरा भी और यह बताने की कोशिश की कि देखिए, हमने जो वादे किए थे हमने उन वादों को पूरा किया। लेकिन जो जय श्री राम का उद्घोष था एक बार फिर से चुनावों में, उसके बाद एक बार फिर से समझ में आ गया कि हर चुनाव में बीजेपी के पास में एक एजेंडा है। पहला वो एजेंडा है, आप राम मंदिर की बात कीजिए, आप हिंदुत्व की बात कीजिए। दूसरा एजेंडा जो बहुत खास है वो है राष्ट्रवाद। पिछले कुछ चुनावों में इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ती नजर आई है। जब कुछ नहीं चलता तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व चलता है, तो यही सिलसिला हमने देखा है। सेम पिछली जो और बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी यही पैतरेबाजी करती नजर आई हैं। आप चाहें अभी हाल फिलहाल का मायावती का मुस्लिम दाव देख लीजिए, या फिर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से दलितों को छिटकाने की कोशिश कर रही है वो दाव देख लीजिए। खैर, इससे इतर सबसे खास बात यह है कि जनता ने अच्छी खासी भूमिका निभाई है। उपचुनाव में कोरोना काल में लग रहा था कि न जाने लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में तो घर घर में राजनीति होती है, क्योंकि यहाँ पर घर घर में राजनेता होते हैं। हर कोई राजनीति के दाव पेच को समझने की जद्दोजहद हर दिन करता नजर आता है। तो जिस राज्य के अंदर इतने एक्टिव राजनीतिक लोग भी, आम लोग भी हो जाएं, तो जरा सोचिए कि वहां की स्थिति क्या होगी। कुल मिलाकर आज देवरिया की बात हो, मल्हनी की बात हो, या फिर इसके अलावा बुलंदशहर की बात हो, घाटमपुर की बात हो, या फिर टूंडला की बात हो, तो इन 7 विधानसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। इससे पहले पिछले 15 दिन की अगर बात करें तो खूब आप बीजेपी का चुनाव प्रचार देख रहे थे, समाजवादी पार्टी की पैतरेबाजी देख रहे थे, बसपा का जो सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए सामने आया वो भी आपने बखूबी देखा। सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन एक बात बहुत खली कि जो प्रियंका जब दलितों की बेटी के साथ गैंगरेप होता है ये कहकर गले लगाने आ जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए उपचुनाव में क्यों साथ नहीं आती। अखिलेश यादव पहले कह रहे थे चर्चा कि वर्चुअल रैलियां करेंगे, फिर वर्चुअल रैलियां नहीं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा का पूरा चुनाव निपटा देते हैं। मायावती ट्विटर के ऊपर अपनी राजनीति करती हुई नजर आती हैं। तो देखिए, ऐसे तो राजनीति नहीं चलती, लेकिन अब हो सकता है कि नए दौर की राजनीति यही हो। खैर, चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। नंद किशोर हमारे साथ में है, बीजेपी के विधायक, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में है, शशांक यादव एमएलसी समाजवादी पार्टी है, और अनिल मिश्र हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार। सभी का स्वागत है पहले एक बार। और शुरुआत में अनिल जी आज आपसे ही करूंगी, क्योंकि पूरा चुनाव आपने देखा। इस पूरे चुनाव में ये जो 7 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर आज उपचुनाव संपन्न हुआ, इसमें आपका आकलन क्या कहता है? कौन कहां पर ज्यादा मजबूत है, कहां पर कांटे की टक्कर है?
नहीं, देखिए 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और चूंकि कोई एक भी विधानसभा सीट हो तो चुनाव में तो जो एक माहौल बनता है वो बनता ही है। लेकिन ये पूरे चुनाव में ये जरूर देखने में आया कि जितना बीजेपी ने जोर लगाया, बीजेपी में खासकर योगी जी ने, उन्होंने चूंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, अगले साल पूरे विधानसभा सभी विधानसभा का चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं इसको लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था। तो चूंकि इज्जत दांव पर योगी जी की लगी है, योगी जी की सत्ता बनी हुई है, तो अगर जहां 7 में से 6 उनके पास है, अगर उसमें 2 या 3 और कम होकर वो 3 या 4 पे आकर रुक जाते हैं तो विपक्ष को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि इनका जन समर्थन कम हो रहा है और जनता इनसे दूर जा रही है। तो कहीं ना कहीं योगी जी को ये पूरा या भाजपा को जोर ताकत लगाना पड़ा कि हम अपनी 7 में जो 6 थी वो तो मेंटेन कर रखें ही, अगर 7 की 7 जीत ले जाते हैं तो उनके पास एक कहने का हो जाएगा कि हमारा पिछले 4 साल का 5 साल का कार्यकाल इतना अच्छा रहा कि देखिए जनता ने हमको जो सीट हमारे पास भी नहीं थी उसको भी दे दिया। इसलिए योगी जी स्वयं प्रचार पर निकले और पूरी भाजपा पूरे दमखम से लगी रही। लेकिन हाँ, जिस तरह का चुनाव का माहौल होता है, जो देखने में आता है, वो सचमुच नहीं देखने को मिला। कांग्रेस में आप देखें तो कोई बड़ा नेता जाके प्रचार किया ही नहीं। राहुल और प्रियंका, खासकर प्रियंका जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, कहीं उनका नामो निशान नहीं था। अखिलेश यादव जो कि अभी कितना भी हो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, एक भी जनसभा नहीं करते हैं। मायावती का आप हाल देखें, जो कि पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए पहली बार उपचुनाव लड़ रही हैं और उसमें भी वो एकदम निष्क्रियता के साथ केवल विधायक को, अपने कैंडिडेट को टिकट देके छोड़ दिया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस चुनाव का अच्छा, हैरत की बात यह कि मायावती जाकर बिहार में चुनाव प्रचार करके आती हैं अपने साथियों के लिए, लेकिन जहां पर आप खुद अपने प्रत्याशी उतार कर बैठे हैं वहां पर आप नहीं आते सामने, और वहां पर आप तरह तरह की बातें कर देते हैं। वहां पर आप कहते हैं समाजवादी पार्टी गुमराह कर रही है और इस तरीके से हमारे जो विधायक है उनको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है, मेरी जान को खतरा है, मेरे जान पर हमला हुआ था, ये तमाम तरह की बातें कर रही है। ऐसे एक बात और स्पष्ट नजर आती है कि देखिए किस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी और बसपा के बीच में। हाँ, नहीं, इसका एक कारण और है। देखिए 7 विधानसभा के उपचुनाव थे, तो चूंकि जिनका नाम मैंने लिया या आप ले रही हैं, ये जो अपने को बड़े शीर्ष नेतृत्व तो अपने को मानते हैं, ये अपनी एक रिस्क उठाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि माहौल उनके अगेंस्ट ऐसे ही रहा है। पिछले सारे चुनाव में रिजल्ट बताते रहे, तो ये इस छोटे से चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अगर इनको हार मिलती है तो ये तुरंत मैसेज जाएगा कि जनता ने इनको नकार दिया। तो ये अभी अपने को सीधे जो एक पूरा भयंकर युद्ध होना है, जिसको पूरा युद्ध कहेंगे, जो 2022 में, उसके लिए अपने को बचा के रखे हुए और फ्रंट में नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पीठ पीछे, पर्दे के पीछे ही अपने एक्शन में थे। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि मैंने कहा ना कि योगी जी की इज्जत का सवाल है, योगी जी सत्ता में है, उनकी जवाबदेही बनती है। अगर उनकी 2 सीट भी कम हो गई तो निश्चित रूप से उन पर यह आरोप लग जाएगा। और जिस ढंग से इधर उत्तर प्रदेश में माहौल है, क्राइम को लेकर अपराध बढ़े हैं, खासकर दलित SC ST के अगेंस्ट जिस तरह के अपराध बढ़े या जिस तरह का हल्ला शोर मचाया जा रहा है, तो उसमें अपने आप को साबित करना कि नहीं हम हैं। और जो बात आपने कही थी राष्ट्रवाद या मंदिर, उसका माहौल चल ही रहा है। दीपावली आ ही गई है, दीपोत्सव होना ही है, मंदिर की तिथियां डिक्लेयर हो गई हैं, कार्यक्रम। तो इन चीजों को भुनाना अभी के चुनाव प्रचार के द्वारा योगी जी अपने को भी कहीं ना कहीं परख ले रहे हैं जनता के बीच में जाके कि हम इन मुद्दों के साथ अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, और उसके बाद 2022 में उसका वो प्रयोग करेंगे। हमारे साथ में नंदकिशोर गुर्जर भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले क्योंकि शशांक यादव जुड़े हुए हैं तो उनका एक बार रुख करेंगे और प्रियंका का रुख करेंगे। शशांक यादव जी, ऐसा क्या अखिलेश यादव खिचड़ी पका रहे हैं पीछे से कि इस बार सामने आकर चुनाव प्रचार नहीं किया और बस पहले इंतजार कर रहे हैं? इस बार कोई नया फॉर्मूला अप्लाई किया है क्या उपचुनाव में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरी स्ट्रेटजी उन्हीं की बनाई हुई थी और इस बीच आप चुनाव के बीच में रहे, लेकिन बीच में जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग हुई, अन्नू टंडन जी आई, सलीम शेरवानी साहब आए, बसपा के 8-10 बड़े प्रमुख जो उनके कोऑर्डिनेटर्स थे, जोनल कोऑर्डिनेटर्स, उन पार्टीज को ज्वाइन किए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जो ज्वाइनिंग है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय था। उधर राज्यसभा का चुनाव था और लगभग हर सीट पर उन्होंने जिम्मेदार लोगों की एक टीम लगाई हुई थी और वो ऑलवेज टच में थे। और चुनाव के जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो धान खरीद का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, सारे इश्यूज उन्हीं के लेवल पे फाइनल किए हुए थे और एक एक पल की हम लोगों से जानकारी ले रहे थे और बूस्टअप भी कर रहे थे। जानकारी लेना और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को फिर से और मजबूती की ओर लेकर जाना, दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं। और अभी तक देखिए जितने भी जानकार शायद इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि ये अखिलेश यादव ने 2 एक्सपेरिमेंट इससे पहले किए लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली, तो ये तीसरा मौका था उनके पास में जब अपने कार्यकर्ताओं को ये एहसास दिलाए कि उनकी मौजूदगी कितनी मजबूती से उनके साथ में खड़ी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों है कि अखिलेश बार बार पीछे जा रहे हैं?
नहीं नहीं नहीं, ये पीछे वाली बात गलत है। ये वो बाकायदा फ्रंट फुट पे खेले हैं और काफी हद तक हमारे साथियों का ही जो और माननीय विधायक साथी और लोग इससे थे, पहले के भी चुनाव तो देखे हैं, अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर कोसा, लेकिन इस बार इतने, जैसे आप भी इतने सारे मुद्दों को गिना रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर इस बार अखिलेश उतने आक्रामक नजर नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो उसमें भी बहुत ज्यादा वो आक्रामकता नजर नहीं आई। नहीं नहीं, एक चीज बताइए, जो मुद्दे मैं आपको गिना रहा हूं, ये मुद्दे बिना पार्टी लाइन के हुए तो मैं थोड़ी आपको सार्वजनिक रूप से बोल सकता हूं। इन मुद्दों पे डिस्कशंस हुआ, हम लोग को इनपुट्स दिए जाते हैं, हम लोग को लेटर्स जारी होते हैं और तभी हम लोग इस पर बात करते हैं। प्रियंका, आपकी पार्टी लाइन क्या कहती है? आपको भी ऐसे ही स्ट्रीमलाइन करके मुद्दे मिले हैं, इसलिए प्रियंका नहीं आई और ऐसे ही आपको भी पूरे देखरेख में आगे प्रचार के लिए लगाया जा रहा था? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ जरूरत जो सत्ताधारी पार्टी है उसको पड़ी है, क्योंकि उसने जितने वादे किए और जितनी भी जनता के साथ जो उन्होंने इलेक्शन के समय वादे किए थे वो सब झूठे निकले। जनता के किसी भी किए गए वादे पर वो खरे नहीं उतरे हैं, तो उन्हें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, उनके पास कोई और चारा नहीं है। समस्या ये है कि जिस तरह से आप देखिए कि इन्होंने विकास के नाम पे जब बात की थी, तो विकास के नाम पर अब ये वोट नहीं मांगते। अब ये वोट किस पे मांगते हैं? मंदिर के नाम पे मांगते हैं। ये जो है महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, फिर ये बीच में उठा लाते हैं कि लव जिहाद का मामला उठा लाते हैं। तो आप देखिए हर मुद्दे से इनके पास भटकाने के लिए जो है एक ना एक मुद्दा रहता है। इस बात का जवाब नंदकिशोर गुर्जर से ले लूं मैं एक बार। नंदकिशोर गुर्जर जी, कोई मुद्दे आपके पास है नहीं और क्योंकि आप अपने वादे पूरे कर नहीं पाए इसलिए लव जिहाद और इन तमाम मुद्दों का सहारा आप लेते हैं। आपके पास कोई काम किया हुआ आपके पास है ही नहीं कि आप किसी को दिखा नंदकिशोर गुर्जर और जी, विकास के नाम पे बात कर सके। आरोप सुन रहे हैं प्रियंका के? झूठे आपके वादे निकले, विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते आप, जिहाद लेकर आ जाते हैं, कभी पीएफआई लेकर आ जाते हैं। मतलब पूरा प्रदेश जानता है इस बात को। इस पर से सड़कें नहीं थी, लाइट 4 से 5 घंटे आती थी, ट्रांसफार्मर फूकता था तो बदलता नहीं था, शिक्षा के नाम पर जीरो था, और इतनी समाजवादी पार्टी की अराजकता थी, डकैती, मर्डर, हत्या, अपहरण, बलात्कार, वो सारी चीजें सामने। अभी हमें लगता है आज सुबह का केस पता नहीं है, एक बीडीसी को सरेआम मार दिया गया है, उसको क्या कहेंगे आप? आज का किस्सा है ये, मैं बता रही हूं। और इससे पहले प्रियंका जी, उनको बोल तो दीजिए एक बार। गिना दो। हाँ नंदकिशोर गुर्जर जी, की बात कुछ नहीं सुनी हमने। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरी विधानसभा में 12 साल की बच्ची को उठा करके रेप कर दिया गया। ये लोग बोले अधिकारी को बोले बैठा इन्होंने सेक्रेटरी के सामने घुमाया है और आतंकवादियों को ये पार्टी वो पार्टी है जिसने आतंकवादियों को छोड़ दिया। अगर माननीय न्यायालय नहीं संज्ञान लेता तो लोगों को मार रहे होते तो सारे वाकई में आपके पास कुछ नहीं है अपने काम गिनाने के लिए, अपने काम गिनाइए ना। अभी ये बोलते प्रियंका गुप्ता वो कह रहे हैं आपके पास कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं उनके पास कुछ नहीं, किसके पास बहुत कुछ है? अरे जो सत्ता में है वो कह रहा है उनके पास कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप विपक्षियों से मांगेंगे कि आपके पास क्या है, आप ही बताइए ना। 5 साल अपने जो है 3.5 साल 4 साल जब आप बीजेपी की सुनिए, जब बीजेपी की आप खिलाफत में इतने वोट मांग रहे हैं तो फिर मुकाबला बीजेपी से थोड़ी नहीं होगा आपका, फिर समाजवादी पार्टी से होगा। ऐसा ही है क्या? अगर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जन विरोधी नीतियों के कारण बीजेपी साइडलाइन हो गई है, बीजेपी को जनता पसंद नहीं करे, तो फिर मुकाबला किससे है आपका? समाजवादी पार्टी से, बसपा से? वाकई में मुकाबला हमारा जो है बीजेपी की जो नीति है, बीजेपी की जो सोच है उससे है। समाजवादी पार्टी आप मुकाबले में नहीं रखते? कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मुकाबले में नहीं रखती क्या? कोई दो राय नहीं है, मुकाबला नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना पार्टी। आप बीजेपी कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी को मुकाबले में नहीं मानते क्या? समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं बैठी हुई है, बीजेपी पार्टी आज सत्ता आप ये कह रहे हैं कि जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। जिनसे जनता का मोह भंग हो चुका है उसके बाद तो जनता ऑल्टरनेट की तरफ देखेगी ना, तो जो ऑल्टरनेट बचेंगे उसी के साथ तो फिर कंपैरिजन होगा ना जनता का। तो फिर इसका मतलब मुकाबला आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में हो गया। किससे पूछे जाएंगे? आज अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आज अगर दिन दहाड़े आप सवाल पूछिए, मेरा सवाल आपसे ये नहीं है। मेरा सवाल ये कि जब मोह भंग हो गया तो मोह भंग के बाद में आप बच गई, बसपा बच गई, तो फिर आप ही लोगों का आपस में कंपटीशन होगा ना। तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा कंपटीशन है या बीजेपी से ज्यादा कंपटीशन है? देखिए अभी तो फिलहाल सत्ताधारी पार्टी से ही कंपटीशन है, जो सत्ता में है उससे शशांक जी आपको कंपटीशन में नहीं लेवल पे कंपटीशन है। समाजवादी पार्टी को ये क्या कमजोर मान रहे हैं क्या कांग्रेस वाले? जो बात हमारी जो राजनीति है वो सिर्फ जनता के मुद्दों को उठाने की है। अगर जनता के मुद्दे हम उठाने में समर्थ, शशांक यादव एक सेकंड, हमारी शशांक यादव जल्दी से, शशांक यादव हमें जो है जिताएगी। मेरा कहना है
हाँ में शशांक क्या जी। सोच रही है, बीजेपी हमारे बारे में क्या सोच रही है, ये हमारी कंसर्न नहीं है। हमारी कंसर्न ये है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी जनता के कितने मुद्दे उठाकर जा सकती है। आज हालत ये है कि मेरे जिले में भाजपा के विधायक धरने पर बैठे हैं कि धान की खरीद नहीं हो रही है। आज भाजपा के विधायक जो है विधानसभा में बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ धरने पर बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी एक अपनी सारी बचत के लिए राष्ट्रवाद और धर्म का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी जनता के सामने फेल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी एक वास्तविक विकल्प है। नहीं शशांक यादव जी, इस उपचुनाव में, क्योंकि ये उपचुनाव सेमीफाइनल है, तो कांग्रेस से मुकाबला था आपका या फिर मुकाबला बसपा से था या बीजेपी से मुकाबला था? नहीं, ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस नहीं, बीजेपी से मुकाबला था। मुझे लग रहा है बागरमऊ की सीट पर शायद कांग्रेस थोड़ा सा लड़ेगी, लेकिन अन्नू टंडन जी के आने के बाद परिस्थितियां वहां पे बदली है। तो बांगरमऊ पहले भी इनके पास में थी, वो तो कुलदीप सेंगर ने ही पाला बदल लिया, तो इसलिए वो बीजेपी की हो गई। नंदकिशोर गुर्जर जी। नहीं, हाँ शशांक यादव जी। मैं कह रहा था कि आपने जो सवाल किया था, कांग्रेस एक बागरमऊ में टक्कर में आ सकती है त्रिकोणीय फाइट में, बाकी सब जगह सपा की और भाजपा की लड़ाई है और बुलंदशहर में तो मतलब अगर लड़ाई आप दोनों के बीच में, इसका मतलब बीजेपी अब भी जिंदा है। फिर आप जो कह रहे हैं कि जनता का मोह भंग हो चुका है, इसका मतलब मोह बाकी है, इसलिए तो लड़ाई होगी। क्यों अनिल मिश्रा जी? एक बड़ा मोह होगा तभी तो लड़ाई होगी ना। नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल, शशांक जी सवाल आ रहा है आपको जल्दी से। 28-30% वोट बीजेपी ने मेंटेन किया, लेकिन 70% वोट बीजेपी के खिलाफ है पूरे। मेरा एक सवाल है, मैं आऊं उससे पहले अनिल मिश्रा कुछ पूछ रहे हैं। शशांक जी, मैं आपसे अनिल मिश्र बोल रहा हूं, पत्रकार हूं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि माना कि 7 ही सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उपचुनाव चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं चूंकि इसके तुरंत बाद पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है और जिस ढंग से आपकी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव जी छोटी छोटी बातों को लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन करते थे और आपकी पार्टियां विशाल रैलियां करती थी, क्या इस 7 उपचुनाव को आपने या तो मैदान खाली छोड़ दिया या बहुत हल्के में लिया? क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है कि आगे आने वाले चुनाव का कहीं न कहीं एक अभ्यास मैच था, उसको खेलने से आपके अखिलेश यादव परहेज कर गए? एक भी रैली, अगर वो एक भी रैली लखनऊ में कर लेते, केवल संदेश देने के लिए मुद्दों को उठा देते, तो शायद समझ में आता कहीं सक्रियता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी पार्टी इसमें पैर वापस लेके चली गई। नहीं, मैं इसमें आपसे सहमत नहीं हूं। मैं एक बड़ा अपनी बात कह रहा हूं, खाली छोटी सी, कि बागरमऊ के उपचुनाव में मुझे कुछ दिन के लिए भेजा गया था और एक छोटा सा सेक्टर मुझे वहां पर मैं देखने गया था। करीब 48-49 मीटिंग अकेले मैंने करी है वहां पर, कहीं 50 आदमी, कहीं 100 आदमी, कहीं 20 आदमी की, और इस तरीके से 10-10, 12-12 जिम्मेदार लोग हर सीट पर तो थे। मतलब क्या, एक मिनट शशांक जी, यहाँ योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जनसभाएं कर रहे हैं उन्हीं उपचुनाव क्षेत्रों में, तो क्या अखिलेश यादव या तो योगी जी को अपने से छोटा नेता मानते हैं, उनका स्तर नीचे मानते हैं, या फिर ऐसा क्या रहा कि जहां मुख्यमंत्री, वर्तमान का मुख्यमंत्री वहां जाके जनसभाएं कर रहा है, वहां आपकी पार्टी का नेता एक भी रैली या एक भी ऐसी कोई हरकत करे जिससे कहा जाए चुनाव में सक्रियता है? जवाब दरअसल बीजेपी के पास ज्यादा बेहतर है। नंदकिशोर जी, इसका जवाब आप ज्यादा बेहतर दे सकते हैं हमारे साथ में क्या? क्योंकि ये सवाल आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ जो प्रदेश के मुखिया हैं वो खुद मुख्य धारा में आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के वो बड़े नेता जो अपने आप को अगला विकल्प बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, वो दूर रहते हैं। इसका मतलब दो ही हो सकते हैं, या तो इस वक्त खतरे में खुद अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा आशावान हो चुके हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि पूर्ण रूप से इस बार तो बहुमत हमको ही मिलेगा। नंदकिशोर गुर्जर जी, नंदकिशोर जी हैं क्या? नंदकिशोर जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। शशांक यादव और प्रियंका लगातार बने, अनिल जी भी लगातार बने। पूजा जी, इस सवाल का एक जवाब मैं देना चाहूंगा जो आपने नंदकिशोर जी से आप पूछ रहे थे। हाँ। मेरा कहना यह था कि इस पूरे प्रकरण में चुनाव के दरमियान 2 घटनाएं आप भूल गई कि जौनपुर में भाजपा के सांसद को जनता ने घेरा था, ये चीज मीडिया में आ गई थी, लेकिन इसके अलावा भी तमाम जगह बीजेपी के खिलाफ एक जनाक्रोश रहा। लेकिन मैंने कहा कि एक वोट बैंक उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो इसके अतिरिक्त जो 70-72% वोट है उस पर पोलराइजेशन की, चाहे ध्रुवीकरण की एक राजनीति चल रही है। और समाजवादी पार्टी ये मान के चलती है कि अपने
सांगठनिक क्षमता के दम पर जनता हमें ईमानदारी से विकल्प नहीं, मानेगी, ये ध्रुवीकरण हमारा कर मानना कौन रहा है। है? ध्रुवीकरण किसने जी? किया? आप जो आरोप लगा रहे हैं, ध्रुवीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है? कौन कर ध्रुवीकरण? नहीं, मैं ध्रुवीकरण उसकी बात कर रहा हूं कि जो 70% वोट गैर भाजपाई वोट है, हम उसको एक जगह इकट्ठा लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी के नाम तो जिस पर, 70% के बंटवारे की आप बात कर रहे हैं, उसमें आपका कौन सा है? कांग्रेस का जो पुराना अपना वोट बैंक है वो उसके पास वापस जाएगा, आपका अपना वोट बैंक और मजबूत हो जाएगा। मैं जनरल जो भाजपा से नाराज वोट बैंक है, जो भाजपा से हट के वोट 70% जनता पूरे हिंदुस्तान में है, हम उसमें अधिक से अधिक लोगों की लामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लामबंदी जनता से जुड़े नंदकिशोर गुर्जर ये कह रहे हैं कि 70% वोटर आपका नाराज हो चुका है और वो 70% वोटर इन लोगों में बटेगा। हाँ, वो बहुत बुरी तरह नाराज है हमसे, इसलिए इनकी जमानत जब्त होने जा रही है, क्योंकि जो इनको प्यार करते हैं वो भी हम ही वोट करेंगे, तो इनकी जमानत जब्त ना हो जाए तो आप हमें बताना। ज्यादा समय नहीं बचा है इस बात में। इन लोगों ने किया नहीं कुछ देश में, पूरे देश को मिलता जमीन से आसमान तक घोटाले किए। समाजवादी पार्टी का इतिहास सबको मालूम है, और ये लोग चुनाव में बात करेंगे, क्यों इनके नेता आएंगे? उनके सामने कुछ मुद्दा उनके पास है ही नहीं लोगों को कहने के लिए। तो ये लोग जब रिजल्ट आ जाएगा पता चल जाएगा जो बोल रहे हैं मैं सही कह रहा हूँ कि हमारे जो मित्र हैं सही कह रहे हैं। मैं पूछूं हाँ, जल्दी से। नंदकिशोर जी, मैं अनिल मिश्र बोल रहा हूं। आपका आत्मविश्वास सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अति आत्मविश्वास में आप बोल रहे हैं कि आपकी कमजोरी थी जिसके कारण हर विधानसभा क्षेत्र में योगी जी को जाके पैदल घूमना पड़ा, जनसभाएं करनी पड़ी, और आपने मुद्दे की बात की। तो अगर ध्यान दिया जाए तो मुद्दा वहां राम मंदिर मुद्दा और राष्ट्रवाद रहा, जो कि उस क्षेत्र की जनता से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, जो उनकी मूलभूत जरूरतें उस पर ज्यादा बातचीत नहीं की गई। क्यों राम मंदिर आपको याद दिलाना पड़ रहा है? क्यों पाकिस्तान और चीन का नाम लेना पड़ रहा है? क्यों एक खास वर्ग के अगेंस्ट कुछ ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं अप्रत्याशित रूप से, जिसका फायदे का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप खास वर्ग की बात नहीं है। राम मंदिर क्या भगवान राम के खिलाफ है आप लोग? अगर राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें तकलीफ क्या है? दूसरा, अभी जो नौजिहाद की बात कर रही थी हमारी बहन, आप ये बताइए कि रीना जाटव जो लड़की है, अभी आपने सुना भी होगा समाचार चैनलों पे, उसको 16 महीने बाद नंदकिशोर गुर्जर जी, चुनाव से पहले लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का आपका फैसला कई लोगों को पच नहीं रहा। ये चुनाव से पहले एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा भी उठता है, उसके बाद कानून की बात भी आप लोग करने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि ये सब कुछ प्रायोजित है। ये बताइए कितना रोजगार दिया, कितना क्राइम कंट्रोल किया, कितनी समस्याएं हल की, इसको गिनाने की बजाय अगर आप लव जिहाद और राम मंदिर याद दिला रहे हैं तो इससे आपकी असलियत पता चल रही है। कानून बनाने के एक बार जवाब जरा नंदकिशोर गुर्जर से, क्योंकि वो बड़े मुखर होकर बोलते हैं इस मामले को लेकर। हाँ, नंदकिशोर गुर्जर, प्रियंका जी आपके पास और सीधे। नंदकिशोर जी बनाइए कानून, किसने रोक रखा है? आप महिलाओं को प्रियंका जी एक सेकंड सुन लीजिए, प्रियंका जी एक सेकंड सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा इनकी बातों का। अपनी बात को कहिए शालीनता के साथ, हम सुनते हैं उसको। आपको दूसरे को भी सुनना चाहिए ना, मुरली तरह सुनना चाहिए व्यक्ति को। नंदकिशोर गुर्जर जी बोलिए। मेरा ये कहना है, कभी रीना जाटव जो 16 महीने पहले उसको एक लड़के ने तनु पंजाबी बनके और उसको था यामीन और नौकरी दिलाने के बहाने लाया, उसके साथ उसको उन्होंने बलात्कार किया, उसके बाद उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया और उसको कुरान पढ़वाई, गाय का मांस खिलाता था। उस लड़की ने खुद बयान किया है, और अभी आज 164 के बयान हुए। अगर वो नव जिहाद नहीं, हम किसी धर्म के उसके खिलाफ नहीं है, अगर वो दोनों बच्चों की सहमति है, लेकिन जिस तरह से नाम बदल करके और उनके साथ ये जातिया गाय का मांस खिलाना, कुरान पढ़ाना, क्या इसके कानून नहीं बनना चाहिए? याद है आपको? आपकी पार्टी के नेता थे क्या? उनके बारे में क्या कुलदीप सेंगर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं किशोर जी कि कुलदीप सेंगर भी आपके ही थे? आपकी पार्टी के नहीं, हैं ना? आप कुलदीप सेंगर लव जिहाद का मसला है क्या? मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये कुछ बोल रहे हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है ना? महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाए तो ये तो कैसे कुलदीप सेंगर जेल में नहीं है क्या? आप महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं ना? कुलदीप सेंगर का बाहर घूम रहे सड़क पे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं है क्या? उसके साथ हमारी पार्टी आतंकवादियों को अरे प्रियंका जी 2 दिन पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की चप्पलों से पिटाई हो रही थी, और वो भी एक लड़की को परेशान करने का मामला था। प्रियंका गुप्ता उस पर भी कुछ बोलेंगी कि नहीं? देखिए, जहाँ गलत होगा वहाँ पर बोलेंगे। कोई भी किसी भी गलत आदमी का पक्ष हम नहीं लेंगे। क्या एक्शन लिया पार्टी ने ऐसे जिलाध्यक्ष के खिलाफ में? विधायक तो क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने? प्रियंका क्यों समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों की पार्टी में जगह नहीं है? छुड़ा लेते हैं
जो एक कांस्टेबल को छेड़खानी करता है, इनके विधायक तो एक सरेआम जो मर्डर करता है उसको भी रोते हैं, उसके लिए भी रोते हैं। ऐसा कभी नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलेगी और उसके साथ एक्शन लेगी। बट इनके विधायक जो है कुलदीप सिंह सेंगर एक पूरी तरह से एग्जाम्पल है कि इनकी पार्टी किस तरह से उनको बचाती रही जब मीडिया आक्रोशित हो गई, जब लोगों के अंदर गुस्सा फूटने लगा और जब जनता जो है निकलकर सामने आई, जब विपक्ष ने उसके ऊपर एक्शन उठाया, तब जाकर इन्होंने कहीं उसके ऊपर एक्शन लिया। तो ये हालात हैं बीजेपी पार्टी के। पार्टी में भी जिला अध्यक्ष के लिए चप्पलें उठानी पड़ी क्योंकि अजय कुमार लल्लू ने बात नहीं सुनी। मैं वापस लौट रही हूं, बहुत सारे मुद्दे थे उपचुनाव में, लेकिन किसकी दिवाली बनेगी, किसका निकलेगा दिवाला, आगे भी लगातार बड़ी बहस जारी। रुक रही बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। तो चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। दिवाली से पहले किसकी दिवाली या फिर किसका दिवाला? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो किए जा रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश के समर्थक ये कह रहे हैं, अखिलेश ये कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो कैसे सरकार बनाएंगे ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा। बीजेपी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार क्या, हम तो बार बार हम ही आएंगे, लेकिन फिर खुद एक प्रदेश के मुखिया को सामने आकर अगर चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है तो कई लोगों को तो यह भी लगता है कि इसका मतलब कि अंदर खाने कुछ डर चल रहा है, जिसके कारण से यह स्थिति आ गई है। कांग्रेस अपनी तरफ से यह बार बार दावा कर रही है कि इस बार तो अगर मुख्य मुकाबले में कोई है तो हम ही हैं, लेकिन उनके मुख्य नेता यहाँ चुनाव प्रचार में नजर नहीं आते। कभी कभी एक आध बार कहते हैं कुछ विपक्षी दल कि वो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो क्या वाकई ऐसा है प्रियंका, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं आपके नेता खाली? देखिए, मुझे तो लगता है कि जब वो आते हैं तो वैसे भी जो है सत्ता पक्ष को बहुत जो है चिंता हो जाती है। चाहे अगर किसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ जाए तो भी इन्हें पुलिस लगा देनी पड़ती है, और इतनी पुलिस लगा देनी पड़ती है ताकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मानो कोई वीवीआईपी गेस्ट ना हो गया हो, पता नहीं क्या हो गया हो। तो मैं समझती हूँ कि ये डर क्यों है इतना, जब इतना आत्मविश्वास है, इतना दम्भ है इनके अंदर कि यही जीतेंगे, हमेशा यही जीतेंगे, फिर ये इतना क्यों डरते हैं? पीड़ित परिवार से मिलने पर ये क्यों जो है इतना भड़क जाते हैं? मैं समझती हूँ कि जहां पर भी जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जहां पर भी जो मुद्दे उठाने योग्य होते हैं, जहां पर इंसाफ नहीं मिलता, चाहे वो किसी बच्ची का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे बेरोजगार का हो, चाहे शिक्षा मित्रों की बात हो गई हो, चाहे जो है किसी को भी जो है कानूनी रूप से परेशान किया जा रहा हो, तो मैं समझती हूँ कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के जितने भी आला कमान हैं, जितने भी नेता हैं, सब खड़े होते हैं। और जनता के मुद्दों के ऊपर भी अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हमारी राजनीति किस काम की? हम फिर राजनीति में नहीं होने चाहिए। तो अगर राजनीति करनी है तो जनता के मुद्दे उठाने होंगे, और वो हम बाखूबी तो जनता उठा के मुद्दे सिर्फ दलित बेटी को लेकर ही उठते हैं या फिर और भी बाकी सारे मुद्दे? जितना बड़ा काफिला राहुल प्रियंका अपने लिए वहां हाथरस पहुंचने के लगा लेते हैं, तो उतना ही बड़ा काफिला इस चुनाव प्रचार में भी लगा लेते, तो आप बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका में होते। क्यों कमर अली साहब? नहीं, वास्तव में आप ये देखेंगे कि जो है हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे चुनाव की कोई भी रैली हो, चाहे चुनाव में प्रचार करना हो, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। हम पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं, और उसके बाद इसका रिजल्ट भी आपको दिख जाएगा 10 तारीख को। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। परंतु बात दलित बेटी को, पूजा जी उनकी बात खत्म हो जाए तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा मेरा बोलना। हाँ, बोलिए। आपने क्या सवाल किया पूजा जी? कमर अली साहब, मेरा सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि ये तो मजबूती के साथ टक्कर दे रहे हैं, लेकिन इनके नेता सिर्फ हाथरस के लिए पहुंचते हैं, चुनाव प्रचार के लिए नहीं आती। देखिए पूजा जी, आप जानती हैं इनकी जो तरीका इनका है काम करने का, वो बाखूबी सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। और बहन भाई, आपने देखा जब घर से बोर हो जाते तब बाहर निकलते हैं, ठीक है। उन्होंने आवाम की नब्ज नहीं पकड़ते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी खुद ही इस्तीफा देती है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाती हैं। राहुल गांधी जी इस्तीफा देते हैं, उनकी वालदा हो जाती हैं। वालदा इस्तीफा देती हैं तो राहुल गांधी जी हो जाते हैं, अपनी बहन को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया करते हैं। तो एक परिवार की पार्टी की क्या बात करना, जिसने सबसे ज्यादा राज किया हिंदुस्तान में लगभग 65 साल राज करने के बाद इन्होंने इस देश को विकासशील रखा, विकसित देश ही नहीं बना पाई है। जो हमारे बाद में देश आजाद हुए थे वे विकसित हो गए, इन्हें विकासशील रखा। अभी 6 साल हमारी सरकार को हुए हैं, आपने देखा हमने उन योजनाओं का लाभ दिया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, बहुत सी कैसी योजना, उज्ज्वला योजना हो। हम तो गरीब आखिरी खड़े व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उनको हम लाभ दे रहे हैं योजनाओं का, तो आप उनके लिए हम काम कर रहे देश हैं। को क्यों प्रियंका, आप तो विकासशील देश रख पाए, लेकिन ये विकसित बना पा रहे हैं? इस तरह से इन्होंने आप देखिए, एयरपोर्ट का जो नाम बदल गया है, अडानी हो गया, उससे पता चलता है कि कितना विकास कर रहे हैं। जितनी भी हमारी जो धरोहर है सब बेच दे रहे हैं। ये विकास कर रहे हैं आप? विकास के नाम पे आपने क्या दिया है जनता को?
हमने एक बेरोजगारी, शब्द कहा, आपने किसानों को उसका विकासशील उचित लक्ष्य मूल्य 65 एमएसपी साल नहीं में मिल पा रही इसको है, विकसित महिलाओं नहीं को किया, इस सुरक्षा बात नहीं का दे पा जवाब रहे दीजिए हैं, आप। ये आपने जनता को दिया है। पूजा जी, और इस उसके बात बाद का आप ये जवाब बताइए कि दीजिए। आपने invested विकसित समझ- देश बना पाने में करोड़ों कामयाबी रुपए हासिल नहीं की प्रियंका। देखिए, हमने जो जनता के लिए किया वो 65 साल जनता तक देख राज रही है। किया। उसके बाद आप ये भी देखिए कि महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए अरे भाई, जवाब सब दीजिए तरह ना। के प्रयास अरे किए वो गए। 33 जिस तरह की लगाइए ना बुराइयां इनको। चल रही थी वो सारी चीजें खत्म इनको की जो गई। सवाल का देश जवाब में जो आपको दीजिए, IIM, जो आप मुझसे AM सवाल जो करेंगे, वही जितने मैं भी जवाब IIM दूंगा बने आपको। हुए हैं वो हमारी इधर सरकार उधर इन्हीं में मुद्दों जाके पर चुनाव दीजिए। लड़ रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश वाकई आप मानते हैं कि इन मुद्दों पर लड़ा जाता है? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बहुत समय उत्तर से नहीं प्रदेश है, में पर क्या उत्तर वाकई प्रदेश ऐसे ही कुछ चुनाव लड़ा मुद्दे, जाता है? कृषि प्रधान मुद्दे हैं जो कृषि से रिलेटेड प्रियंका मुद्दे हैं, जो यही समझ महिलाओं पाई है से कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति बेरोजगारी कि बस से आ जाओ related एक बार और मुद्दे, चले जाओ, बस सारे निपट गई उत्तर प्रदेश की राजनीति। पिछली बार से कोई सबक नहीं लिया क्या कांग्रेस ने? बिल्कुल, आप देखिए पूरी पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगी हुई है, उसका कहाँ लगी हुई रिजल्ट है? आप कौन 10 लगा तारीख हुआ है? को बस जाएगा। प्रियंका गुप्ता कौन टीवी पर बैठकर लगा बात हुआ कर है? रही है इसलिए लगी हुई है बस। देखिए, हमारे प्रदेश साहबजादे, अध्यक्ष बहन लगे हुए हैं वालदा, पूरी तरह से सड़कों पे, कांग्रेस सड़क है से ना लेकर इसके सदन एक तक प्रदेश वो का हर मुखिया एक खुद मंच मुद्दे पर को आ जाता उठा है। रहे हैं। नंदकिशोर चाहे वो गुर्जर जो जी है प्रदेश के कच्चे का मुखिया को भुगतान अगर की मंच पर समस्या आकर हो, सामने चाहे आकर किसी जनता के समस्या समक्ष हो, चाहे वो किसानों मंदिर की की, बात चाहे करनी रेप पड़ रही, के धारा हो, 370 की बात हर करनी पड़ मुद्दे रही है। उठा रहे हैं। और इससे कुछ ज्यादा नेता मुझे नहीं लग रहा बसपा कि सुप्रीमो पार्टी के संरक्षण एक्सप्रेस की बात करें कि हम पिछली बार भी चीरहरण उनका जो हो रहा था, जो कर रहे थे, उसमें बचाने में कामयाब हुए थे और इस बार भी हम ही बचाएंगे। अगर कभी ऐसा होगा तो हम उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए, उनके लिए तैनात हैं। तो आपको ये बसपा का सहारा लेना पड़ रहा है क्या आजकल? नंदकिशोर गुर्जर जी, कि जो ये हाथरस का जो घटना हुई उस पे पूरी पार्टियां वहां जाती हैं और वहाँ पूरा एक पिकनिक मनाती हैं और वहाँ उसके पीछे क्या साजिश थी ये भी कैसी सारे देश बात में कह देखा रहे हैं है। आप? पिकनिक अब ये बनाते हैं बात वहाँ सुनते पर, क्यों नहीं है? मीडिया में एक बार मौजूद सुन लीजिए वो ना कैसे प्रियंका जी, मना सुन तो रही लीजिए है? उनकी क्यों बात। नहीं? ये कैसी बातें कर रहे वो हैं? तब से मतलब शांत है ना तकलीफ प्रियंका जी, क्या वो तब से ये शांत है ना, बोलने उनकी की बात भी तो बीमारी सुन क्या है? लीजिए। नहीं चाहिए उस बच्ची प्रियंका के जी, साथ एक में। सेकंड। अभी दादरी में प्रियंका जी, उनकी बात तो सुन लीजिए। पिकनिक होती है। नहीं, ये वर्ड जो ये यूज कर रहे हैं पिकनिक मनाना, ये वाकई में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। नहीं, संवेदनहीनता तो आपकी पार्टी के लोग जो कर रहे हैं उसका मैं बताऊंगा, पहले सुन लीजिए आप। उस बच्ची के साथ बच्ची का अपमान है, उस पूरी जो ऐसा जितनी नहीं, भी इनको जरा मीडिया वहाँ बताओ, मौजूद, समझाओ प्रियंका इनको, जी एक बताओ। सेकंड, प्रियंका जी सुन लीजिए ना, एक सेकंड सुन लीजिए, सुन लीजिए उनकी बात। ध्यान नंदकिशोर जी, शब्दों की गरिमा रखिए थोड़ी सी पिकनिक मनाने के लिए। वाह, आपको आप जहाँ जाते अरे हैं उनको वहाँ बोलने पिकनिक तो मनाने दीजिए एक जाते हैं। बार, उनको जब बोलने किसी तो के दीजिए एक साथ जो है बार। मिलकर जहाँ के बोलने का खाना मौका था वहां पर अभी प्रियंका बोलो। आकर बोली नहीं। सिलेंडर लेकर जनता के रेल बीच में बजट जाकर लेकर बता पिकनिक देना ये मनाते बात। थे क्यों नहीं वहाँ पर। क्यों नहीं आई जनता के बीच में बताने के लिए? नहीं रहे हैं हाथरस क्या? के लिए आप पूरा उनका काफिला लेकर आ करते जाते हो, रहें। हाथरस के लिए पूरा काफिला लेकर आते हो। उपचुनाव को हल्का समझते हो क्या? ये उपचुनाव क्या है? समझते हैं कि जनता को इनको जो हल्का है- समझते हैं, नहीं, बहुत इसीलिए आशावादी है क्या आप लोग? दिखा देगी। देखिए, बहुत आप आशावादी लोग है क्या? सुनेंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो हमारा कोई रोल तो बचा नहीं है, ऐसा लगता है। नंदकिशोर जी, ये लोग सुनते क्यों नहीं है? बोलने की बीमारी है क्या? बताइए हम जब बताइए। कह रहे हैं कि ये हम हाथरस की घटना पे मैं सबसे पहले बोला था इनको जानकारी नहीं है और मैंने अपनी पार्टी के लिए कहा था कि जो रात में पुलिस ने किया गलत किया है, तो संवेदना की बात हम अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन इनके लोग आपने देखा राहुल जी कैसे और दोनों बहन भाई वहाँ मुस्कुरा रहे थे इतनी बड़ी घटना पे, तो ये लोग बस संवेदनशील थे। दूसरी बात, निकिता तोमर की अभी हत्या हुई है, वो बलात्कार करके हत्या कर दी गई। उससे पहले उनको लवजिहाद में फंसाया, उसके साथ जो घटना हुई वो अलग विषय था। अभी जो करीना जाता बताया, अभी मेरठ में जो हुआ, इनके कोई लोग गए क्या वहाँ? आप समर्थ नहीं है बच्चों को सुरक्षा देने में और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। इनके लोग अरे गए आप क्या क्या वहाँ? कर रहे थे? नहीं, समर्थ नहीं है, दिल्ली में असमर्थ है। अभी मध्य प्रदेश में एक सेकंड, शशांक यादव, एक गरीब शशांक आदिवासी बच्ची के यादव साथ ये कह रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि हाथरस तो आप सब लोग पहुंच जाते हैं, जब लव जिहाद के मामले थे तो खुलकर क्यों नहीं बोलते आप? एक सेकंड, शशांक यादव, खुलकर क्यों नहीं बोलती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बसपा क्यों नहीं खुलकर बोलती? निकिता वाली जो घटना है वो कम गंभीर है क्या? दादरी में ये मैं जवाब दे रही हूँ ना नंदकिशोर जी, शशांक यादव क्यों खुलकर नहीं बोलते आप लोग? लव जिहाद के मामले पर खुलकर क्यों नहीं बोलते? मेरी बात सुनो हाथरस आप। के लिए पहुंच अभी जाते। दादरी में हाँ तो एक अखलाक वो हत्यारा जो है उसको अगर लोगों ने मार दिया और वही शेर सिंह को मॉब लिंचिंग करते हुए घेर करके मारा गया, इनको एक बार बोले नहीं है, तब ये वहाँ गए नहीं। दिल्ली में नहीं, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर जी, हाथरस में क्या हुआ? जो आधी रात को वो लड़की जला दी गई, उसका क्या हुआ? उसके लिए तो कोर्ट ने भी फटकार लगाई ना। वो तो गलत, उसको वो जो गलत था उसको भी तो मान लीजिए। इनके ऊपर जब छीटाकशी करे तो अपनी गलती को भी मान नहीं, लीजिए। जो गलत था मैंने खुद पत्र लिखा था, आपको जानकारी होगी। मैंने खुद मतलब कहा था गलत कि था पुलिस वो? ने गलत किया है। मतलब गलत लेकिन था जो वो? गलत है, सरकार ने जो गलती गलत की है थी। उसको हमने माना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सजा दी और उनको इंसाफ दिया। उसके बाद उनकी मदद भी की गई। जब वो छूट के आया तो उसको मारे पहना दिया। हाँ नंदकिशोर गुर्जर जी, डीएम फिर क्यों बना हुआ है अब तक? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई डीएम के खिलाफ में? वो डीएम जो हड़का रहा था,
बैठे हुए सरेआम जो डांट रहा था, धमका रहा था, उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट की सख्ती के बावजूद भी डीएम अब तक ऐसे ही बाहर है। अभी कल भी कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया है, अगर आप मानते हो गलत हुआ तो पूरी तरह से डीएम जिम्मेदार होता है इस तरह की हरकत के लिए। और जब पूरा देश आवाज उठा रहा है कि उस डीएम को हटाया जाए, आपकी सरकार को क्यों नहीं हटा रही, क्या मजबूरी है? डीएम को ऐसा नहीं है डीएम बना रह जाएगा। मैंने खुद डीएम और एसएसपी अब तक क्यों नहीं? महीना भर हो गया, उससे ज्यादा, महीना भर से ज्यादा का वक्त गुजर गया। देखिए जो प्रशासन का जो महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया। डीएम को मतलब इतना क्या डीएम से प्यार है कि उनके लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं? वैसे तो आप लोग तुरंत कार्रवाई करते, लगी हुई है, चुनाव चल रहा है, वैसे तो आप लोग तुरंत कार्रवाई करते ना। शशांक यादव कुछ कहना चाह रहे? शशांक यादव नहीं हटेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आती नंद किशोर जी, शशांक यादव। हाँ शशांक यादव, मैं कह रहा हूँ सारे साथियों की बात सुन ली, लेकिन जो मूल बहस थी, हमने एक प्रश्न किया था कि योगी जी प्रचार में निकल रहे हैं और अखिलेश जी नहीं निकल रहे हैं, और लव जिहाद के मुद्दे पर आप नहीं बोल रहे हैं, फिर सवाल पे सवाल निकलते चले गए। हाँ, जवाब मैं दीजिएगा। सभी सम्मानित साथ मैं केवल एक सवाल कर रहा हूं, जहां तक मेरी जानकारी है उपचुनाव में निकलने वाले योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसमें कभी कोई मुख्यमंत्री निकला नहीं है। और निकलने के पीछे एकमात्र कारण इतना है कि योगी जी की खुद की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। उनके खिलाफ 200 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ चुके हैं। उनके विधायकों, अभी आप ब्रेकिंग न्यूज चला रही हैं कि विधायक लिख रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। मेरे पड़ोस में विधायक धरने पर बैठे कि धान खरीद नहीं हो रही है। चौतरफा प्रशासन में फेल है। चलिए ये जवाब तो ले लूंगी, लेकिन क्या इनके विधायक भी आपके संपर्क में है क्या? जैसे बसपा के विधायक आपके संपर्क में आ गए थे, चाय कॉफी पी रहे थे, तो इनके विधायक भी हैं क्या आपके संपर्क में, चाय कॉफी पी रहे हो कभी साथ में? नहीं, चाय कॉफी नहीं पी रहे, अपना दर्द कहते हैं, संपर्क में नहीं है। वो अपना दर्द बताते हैं कि किस तरह से उनकी तो फिर सुनवाई अखिलेश विधायकों इन की दिनों नहीं हो उनके रही आंसू पोंछने में लगे हैं, इसलिए बाहर नहीं आ पाए। है। सब नहीं, जब हम जनता की सुनते हैं तो विधायकों की तो इस बार आपको जनता से ज्यादा भरोसा इनके नाराज विधायकों पर है कि उनके आंसू पहुंचोगे तो वो साथ आ जाएंगे? जनता से ज्यादा ऐसे विधायकों के साथ की आवश्यकता है कि समाजवादी पार्टी को? हमें अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने साथियों पे भरोसा है, लेकिन अगर कोई सरकार से नाराज व्यक्ति कोई अपनी बात कह रहा है तो हमें सुननी तो पड़ेगी। तो शशांक जी, यहाँ प्रश्न ये उठता है, जब जनता या लोग नाराज हैं, आप उनकी सुन रहे हैं, तो आपके नेताजी का तो और दायित्व बनता है कि जनता की समस्याओं को सुने और उन समस्याओं को लोग लेकर सड़क पर आए। लेकिन सड़क पर नहीं आ रहे हैं। प्रश्न यही उठ रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है? जब इतना अच्छा माहौल बना है तो आपको तो और आपके नेता को खुल कर आना चाहिए। मैं सर एक चीज बताइए, 21 अक्टूबर को धरना हुआ, 25 तारीख को धरना हुआ। मैं अपने जनपद की बात आप उपचुनाव की बताइए, कितने धरने कर दिए आपने, कितना प्रचार कर दिया आपने, कितने जनसभा की आपने? आप इनके 200 विधायकों के आंसू पहुंच रहे हैं, इनके जरिए अपने आंकड़ों को आप इजाफा करेंगे? नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, एक बात को जो आपने कहा कि आप सड़क पर कहा है, मैं कह रहा हूँ कोरोना काल में देखिए अनिल मिश्रा जी सही तो कह रहे हैं ना, सवाल सही तो पूछ रहे हैं। इतने सारे मुद्दे होने के बाद आपको तो अब ये भी पता है कि इनके 200 विधायक अपने आंसू बहा रहे हैं और अखिलेश उनके आंसू पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब तो फिर अखिलेश को उन विधायकों के साथ में आना चाहिए था। जैसे बसपा के विधायक आकर ये कह देते हैं बसपा के नेता के खिलाफ में कि कोऑर्डिनेटर तो मायावती तक पहुंच नहीं बनाने देते, तो फिर ऐसे इनके विधायक भी आ जाते ना, आपके कहने पर क्यों नहीं आए आगे? आप तो उनके आंसू पहुंच रहे हैं, पुचकार रहे हैं उनको, तो वो आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? नहीं, अरे पहले अनिल जी की बात का जवाब आ जाने दीजिए, जो कहा कि आप सड़क पे नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं कि मैं तो छोटी सी बात, तथ्यात्मक बात कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा मुख्यालय पर 1000-2000 आदमी का मूवमेंट 21 तारीख में हुआ, और हमें खबर मिली थी मीडिया में 3 लाइन की। हमें जो तो पूरे कोरोना काल में 172 से ज्यादा FIR हुई। आप जमाने भर की बात करेंगे आप, लेकिन उपचुनाव में प्रचार की बात नहीं करेंगे। आपने, हम तो खुद कह रहे हैं इस बात को कि जिस तरीके से कमबैक किया था, चाहे कांग्रेस का प्रदर्शन हो, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हो, सरकार के खिलाफ जिस तरीके से आपने मोर्चा खोला था, आपने सरकार के पसीने छुड़ा दिए थे। हम तो मान रहे हैं इस बात को, और लग रहा था कि इस बार को चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा उपचुनाव का, लेकिन सब कुछ ठंडा हो गया PFI के आते ही। डर गए थे क्या आप लोगों को? जैसे आप कहते कि जब कुछ नहीं होता तो PFI ये लोग लेकर आते, तो PFI से डरते हैं क्या आप लोग? क्या आप लोगों को ये लगता है कि PFI के नाम पर आपके लोगों को अंदर बंद कर देंगे? हाथरस का मुद्दा डिविएट करने के लिए PFI को उठाया, तो फिर आप चुप क्यों हो गए? आप लोग चुप क्यों हो गए फिर? कमर अली साहब, क्यों आप इनको PFI के नाम पर डराते हैं? और आपके 200 विधायक तो रो रहे हैं अखिलेश के पास जाकर। उधर की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं।
ये मुद्दों की इनको बात करना चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि सापा बासपा ने 15 साल मिलके राज किया था। किसान भाई जिनको अन्नदाता कहते थे उनको कर्जदार छोड़ के गए थे। आप विधायकों उनको की तो बात पहली बताइए, 1 लाख रुपए हमने कर्जा वो उनका विधायक जो माफ किया था। अपने 65 मुंह साल को तक एकदम कांग्रेस मौन ने कर राज लेते किया। हैं, विधानसभा में जिसको पहुंचकर विकासशील उनकी भी तो रखा, बात कीजिए, विकसित उनके नहीं मन की रखा। बता भी सुन लीजिए, इसके मन बारे की में एक बात। बार बात कर लीजिए, कम से कम राष्ट्र हित में कुछ बातें कर लीजिए। आम आदमी की बात करिए, योजनाओं के बारे में बात करिए। कमर अली जी, चूंकि आप योजनाओं और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। अभी आपने थोड़ी देर पहले वर्णन किया कि कांग्रेस ने 65 साल 70 साल शासन किया, विकासशील ही रहने दिया, तो पहले तो 50 साल का शासनकाल है, खैर चलिए वो तो बोला जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 6 साल की उपलब्धि आप बता सकते हैं, भारत किस पायदान से किस पायदान पहुंचा? मेरे पास कुछ डेटा है, शायद मैं अगर बोलूं तो आप विकसित और विकासशील की परिभाषा बदल देंगे। आप कृपया इतना बता दीजिए, विकसित और विकासशील शब्द का प्रयोग आपने क्या सोच कर किया? मैंने ये सोच के किया कि गरीबों की संख्या, गरीबों का परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा। एक मिनट मेरी बात पूरी, आपने सवाल के तो आप बात पूरा जवाब भी तो लेंगे। अन्नदाता किसान कहलाता है। आप जानते हैं जो मुल्क हमारे बाद आजाद हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, उन गांव की स्थिति क्या है? आपने इस देश को झोली फैलाने के लिए विकासशील रखा। आपने विकसित बना देंगे तो आपकी झोली खाली हो जाएगी। 6 सालों 2000 रुपए अकाउंट में डाल के आप उनको विकसित देश बना देंगे। आप 2000 रुपए उनके अकाउंट में डाल के विकसित देश बना देंगे उनको। आपको मालूम है गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों का परसेंटेज इस 6 साल में बढ़ गया। भारत में अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ गया। भारत में विकास की सारी जितने डेटा होते हैं सब डाउन में चली गई और आप विकसित बनाने चले हैं। कांग्रेस का रोना रोना बंद कर लीजिए, अब वो दौर चला गया। कांग्रेस देख लीजिए कहां खड़ी है। अगर आप आज भी कांग्रेस की बात करेंगे, क्या तुलना करेंगे? नंद किशोर अरे गुर्जर आप जी, ये अभी जो तो 200 उस विधायकों स्टेज की पे बात आप कर पहुंचे ही रहे नहीं हैं, है। शशांक, अभी तो आप राम मंदिर 370 लव जिहाद में उलझे हुए हैं। अनिल जी एक सेकंड, नंद किशोर गुर्जर जी, जो शशांक यादव आपके 200 विधायकों की बात कर रहे हैं, ये वो कौन से 200 विधायक हैं जिनके आंसू अखिलेश पहुंच रहे हैं? उसको आपको याद है? मैं कमर अली साहब आपके पास आ रही हूं। नंद किशोर गुर्जर जी, वो कौन से 200 विधायक हैं जो आजकल अखिलेश के टच में हैं? इसीलिए खुद सीएम को करना पड़ा क्या चुनाव प्रचार के लिए? एक सेकंड कमर अली साहब, क्या कांग्रेस सुलझा चुकी थी जम्मू कश्मीर का मुद्दा? 370 एक सेकंड कमर अली साहब, नंद किशोर से मेरा ही जवाब। नंद किशोर जी, देखिए, उनका कहना देश की बात है, विधायक की बात तो वो जानते होंगे कि उनको क्या जानकारी है। बिना वजह का झूठ नहीं बोलना चाहिए बैठ के चैनल पे, पूरा देश देख रहा है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, 1-1 लाख का चेक हमने अपने हाथ से दिया, जिनकी सरकारों ने एक पैसा दिया नहीं। 6,000 सम्मान निधि की बात है, हर जगह पूरा ODF कराया गया। 14,000 करोड़ अभी गन्ने का बकाया है, जिसका ऐलान किया गया था कि 14 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। गरीबों को और कितने किसानों को आप MSP पर जो है उसकी फसल खरीद रहे हैं, जरा ये बता दीजिए, आप बता दीजिए। जब रोजगार के लिए जो है युवा निकल के सड़कों पर आ गया, उसने थाली और ताली बजा ली और आपने कहा कि ये संविदा पे नौकरियां करेंगे। और उसके बाद युवाओं में ताकत निकाली, तब आपको समझ में आया कि आप अरे इतने सारे मुद्दे होने के बाद भी कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही देश की कोरोना जनता? काल में 90,000 से ज्यादा नौकरियां केवल शिक्षा के क्षेत्र में दी है हमने। पुलिस की भर्तियां जो हमने तो कोरोना नंद काल किशोर में की गुर्जर है। जी, ये जो कई विधायकों की आपकी नाराजगियां सामने आती रहती है, फिर इसकी वजह क्या है? जब आपने इतना विकास किया तो आपके विधायकों का खुद का विकास नहीं हुआ क्या? लोकतांत्रिक पार्टी है हमारे नंद यहाँ। किशोर गुर्जर जी, एक व्यक्ति की एक पार्टी नहीं सेकंड है। बस मैं आपको रोक रही हूँ। ये बताइए फिर जो बीजेपी के विधायक आजकल और पिछले कुछ दिनों में उनके आंसू बाहर आते रहे हैं, उनके दर्द जो उनकी तकलीफ थी वो बाहर आती रही, तो क्या उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, उनका विकास नहीं हो रहा क्या? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है। अपनी बात को व्यक्ति कह सकता है, पार्टी में सुना जाता है। कोई ऐसा नहीं है पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात रहे तो समझ में आता है, जब घर की बात बाहर आ जाती है तो फिर वो सिर्फ घर की बात नहीं रह जाती। नहीं, मैं घर की बात नहीं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अपनी बात को विधायक अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कह देता है, और किसी पार्टी में हो तो तुरंत कार्रवाई होती है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिर तो बसपा के जो विधायक अभी पिछले कुछ दिनों में रोना रो रहे थे कि उनके कोऑर्डिनेटर उनको बहन जी तक पहुंचने नहीं देते, तो फिर इसका मतलब उनकी भी पार्टी लोकतांत्रिक है, वो खुलकर बोल पा रहे हैं, और लोकतांत्रिक है इसलिए वो अखिलेश से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। आपके भी विधायक इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपके विधायक भी अखिलेश के पास जा रहे हैं। पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता उनको अगर लोकतांत्रिक होती, क्योंकि बोलते ही और तानाशाही है। पार्टी से बाहर निकाला गया, अपनी बात को कहना चाहते थे तो बहन जी को उनको बुला करके सुनना चाहिए था। तो ये ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत लोकतंत्र कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस इस देश में बची नहीं। तो आप जो है बसपा सपा से लोकतंत्र की उम्मीद करना। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने फिर इस चुनाव में किया क्या है? समाजवादी अखिलेश क्यों सामने नहीं आए? समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं है करने के लिए, क्या करेंगे वो लोग?
अब रिजल्ट भी आ जाएगा सामने, तो इस बहस का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, उसमें कौन सी ऐसी कोई ज्यादा देर तो नहीं पीछे है। कहीं सपा से भी तो नहीं गठबंधन हो गया है? शशांक बसपा यादव। किस तरह? आप फोन कर ये बताइए, हम चुनाव की रणनीति तो अपने हिसाब से करेंगे। नूरपुर का उपचुनाव हम लोगों ने बिना किसी बड़ी मीटिंग करके जीत के दिखाया था। गोरखपुर और ये इलाहाबाद का, प्रयाग का भी चुनाव हम लोग जीते थे, उपचुनाव, लोकसभा के चुनाव। मैं इन सब बातों में नहीं, खाली एक बात कह रहा हूं जिस पर हमने चुनाव लड़ा है पूजा जी, गोरखपुर से गाजियाबाद तक आप कहीं भी चले जाओ, 1800 रुपए का रेट है और 1100 अपनी रुपए मलानी से बचा ऊपर लोगे कहीं आप? भी आज तक धान अपनी धान मलानी नहीं बिक रहा। विधानसभा सीट बचा लेंगे आप? मलैनी नहीं, मैं कह रहा हूं हम 5 सीटें निकालना है विपक्ष, एक सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं जीत विपक्ष रही। या सपा? सपा 4 सीटें, एक लोकदल, मतलब 5? एक सीट दो मिल रही छोड़ है, रहे हैं? 5 दो सीटें। कौन सी है जहां पर अपनी हार पहले से ही कबूल रहे हैं आप? हार नहीं कबूल कर रहे हैं, वहां पे लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि आप 5, आपने कहा कि गठबंधन में आपके साथ आरएलडी है, 5 तो आपने कहा मैं 5 तो जैसे वो दावा कर रहे हैं, वैसे 5 का दावा मैं कर रहा हूं, 2 सीटों पे लड़ाई बता रहा हूं। तो दो कौन सी सीट है शशांक जी? कौन सी है शशांक जी, कौन सी है वो 2 सीटें? आप उन्हें क्यों पूछ रहे हैं? पार्टी कार्रवाई कर देगी उनके खिलाफ। नंद किशोर गुर्जर जी, कौन पार्टी कर में तो दिया? कार्रवाई खैर आजकल सब जगह पर हो जाती है। खैर, सबका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जनता ने फैसला तो कर दिया है, तिकड़म तो हर किसी ने लगाए, सबकी चालें कामयाब रहेंगी या नहीं तो जनता ने तय किया है, लेकिन किसकी चाल कौन सी कहां पर काम कर रही है इसका फैसला जनता ने जरूर कर दिया। नतीजे बताएंगे 10 तारीख को। हमारे साथ तभी बने रहिएगा। नमस्कार।